नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर। असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। झारखंड के गिरिडीह में होली पर 2 समुदायों में झड़प, कई वाहनों में लगाई आग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में हिंदू त्योहारों पर बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला, टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा 4% आरक्षण। तो भाजपा ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। और अब बात कर्नाटक सरकार के एक विवादित फैसले की। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करना है। समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया और तय किया गया कि केटीपीपी अधिनियम में चालू विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को संभावित उसी सत्र में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की थी कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के 4% ठेके अब श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने राज्य में मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम करार दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर नहीं निकाला गया है और काम ही आवंटित नहीं किया गया है तो आरक्षण का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर यह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। और अब एक खबर झारखंड से, बड़ी खबर। गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच होली के दिन हुई झड़प पर गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू त्योहारों के दौरान और उसके बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू संस्कृति को तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि होली के हुड़दंग में गोड्डा, हजारीबाग, रांची, देवघर और गिरिडीह में अपराध हुए। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ। उनका ये पूरा बयान गिरिडीह के घोरथंबा इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद आया है। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रण में कर लिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। इस बीच गिरिडीह में अभी हालात काबू में हैं। एसपी डॉक्टर बिमल ने कहा कि हम दोनों समुदायों के लोगों की पहचान कर रहे हैं और पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। कुछ वाहनों में आग भी लगाई गई। थंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग की नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झारखंड के गिरिडीह में कल होली समारोह के दौरान हुई झड़प की घटना पर दुख जताया और कहा कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से वहां पर जो एजेंसियां या बल हैं उन्होंने अवश्य इसका संज्ञान लिया होगा। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। जहां पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां पर जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। और उधर महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर रहने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के लातूर में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लातूर में बांग्लादेश जन्म प्रमाण पत्र घोटाले के संबंध में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आरोप है कि इन सभी ने फर्जी आधार कार्ड, नकली दस्तावेज और झूठे शपथ पत्रों का इस्तेमाल करके भारत में जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। सभी आरोपी बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध रूप से महाराष्ट्र में रह रहे थे। बता दें कि इससे पहले भी किरीट सोमैया महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अब लातूर में भी बांग्लादेशी खोटे कागज पत्र देकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गुना एफआईआर दाखिल हुआ है। अनिरुद्ध, पेमुनबी, शाहिदा, फरहीन, मुस्तफ़ा, रुखसार, नाजेरा, हुसैन 9 लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी बांग्लादेशी इलीगल डॉक्यूमेंट देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, सब बांग्लादेशी को महाराष्ट्र से वापस भेजा जाएगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। चैतन्य बघेल आज ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। चैतन्य सोमवार को हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और सबूतों के संबंध में जानकारी देंगे। बीते सोमवार 10 मार्च को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित निवास सहित राज्य भर में 1 दर्जन से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कथित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 30 लाख रुपए नकद, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल इस घोटाले से उत्पन्न आय के संभावित लाभार्थियों में से एक हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में शराब नीति में हेरफेर कर एक सिंडिकेट ने अवैध रूप से कमाई की। इस मामले में पहले भी कई बड़े नाम जैसे कि पूर्व आईएएस अनिल टोटेजा, रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर बिहार से। मुंगेर में एएसआई हत्याकांड पर अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नंदलालपुर गांव से 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपी रणबीर कुमार और उसके घर के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार के अररिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत की घटना का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोगों ने मुंगेर जिले में एक सहायक अवर निरीक्षक एएसआई की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कल रात पुलिस को सूचना मिली कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर
112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति ने तेज धार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घायल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी करके यह बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैर कानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इस मामले पर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की है और पुलिस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि इंटरनेट सेवाओं पर यह प्रतिबंध न केवल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने का सबूत है, बल्कि प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता की स्वीकृति भी है। सिर्फ बीरभूम ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तामलुक, नंदकुमार और कई अन्य जगहों पर झड़पें हुई। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी साख बचाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं गृह मंत्रालय भारत और महामहिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगें। मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल कार्यालय को एक उचित रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जिसमें पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में हो रही वास्तविक और ईमानदार घटनाओं का विवरण हो। खबर हरियाणा से, जहां सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र की कल होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या कर भागे पड़ोसी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार जिले के उपमंडल गोहाना के गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र की उनके पड़ोसी मन्नू ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज शव को खानपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है। बताया गया है कि 42 वर्षीय सुरेंद्र को पहले उनकी गली में गोली मारी गई। वह घायल अवस्था में जान बचाकर भागे और एक दुकान में घुस गए। आरोपित ने दुकान में घुसकर उन्हें दूसरी गोली मारी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ने कुछ समय पहले मन्नू की बुआ की जमीन खरीदी थी। इस पर मन्नू ने उन्हें जमीन पर कदम न रखने की चेतावनी दी थी, तो सुरेंद्र ने हाल ही में उस जमीन की जुताई शुरू की थी। इससे मन्नू गुस्से में था। भाजपा नेता सुरेंद्र पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे। जनवरी 2021 में उन्हें भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में वो मुंडलाना मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। सुरेंद्र संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 CIA की टीम है और 1 SHO मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को बिलासपुर स्थित एम्स ले जाया गया है। पूर्व विधायक
पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर की पत्नी के सरकारी आवास पर यह हमला हुआ है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाई। पीएसओ ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए 2 गोलियां खाई हैं। उधर पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी है। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को देखा गया। वो दूसरी मंजिल पर था और जब उसे नीचे आने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कर्मचारी जसबीर सिंह दूसरी मंजिल पर गए और उसे नीचे आने के लिए कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने लोहे की एक रॉड से जसबीर सिंह को घायल कर दिया। इसके बाद बाकी कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस व्यक्ति की पहचान जुल्फान नाम से हुई है। यह यमुनानगर हरियाणा का निवासी है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया, सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था, और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने, और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक और खबर अमृतसर से। अमृतसर में ही ठाकुर द्वार मंदिर के बाहर हुए विस्फोट से इसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। इस घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे अमृतसर के खंडवाला क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैल गई है। घटना की सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ठाकुर द्वार मंदिर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद उनमें से एक व्यक्ति मंदिर की ओर कुछ विस्फोटक सामग्री फेंकता हुआ दिखता है और फिर वो मौके से भाग जाते हैं। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मंदिर के पुजारी ने पुलिस को रात करीब 2 बजे इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। भुल्लर ने कहा कि पुलिस टीम विस्फोट में शामिल लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र कर लिए हैं और जांच जारी है। पिछले 4 महीनों में अमृतसर और गुरदासपुर में पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया गया है और विस्फोट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमें 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज़ आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। वाजिब सजा दिलाई जाएगी और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी ज़िंदगी मत खराब करें। और अब आज की एक और बड़ी खबर। भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। पवन कल्याण ने काकीनाडा जिले में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। डीएमके का नाम लिए बिना उन्होंने तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति भी देते हैं। अगली खबर। तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाश अभियान तेज गति से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों के तलाश में तेजी लाने के लिए हाइड्रोलिक संचालित रोबोट तैनात किया गया है।
रोबोट सुरंग के भीतर खतरनाक स्थानों पर पहुंच सकते हैं जो इंसानों की पहुंच से दूर हों, और वे 15 गुना अधिक दक्षता के साथ काम कर सकते हैं। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण के साथ सुरंग में गए हैं। उपकरणों में 30 हॉर्स पावर क्षमता का लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है, जो सुरंग के अंदर मिट्टी को तेजी से हटाने और अन्य कार्यों में सहायक है। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरीज के बचाव कर्मी रैट माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। पिछले महीने 22 फरवरी को एसएलबीसी सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग फंस गए थे। बचाव दल 3 सप्ताह से अधिक समय से लापता श्रमिकों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिल गया था। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ, एचआरडीडी, सिंगरेनी कोलियरीज, रोबोटिक्स कंपनी और अन्य टीम इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इसरो ने LBM-3M6 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति के लिए सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका परीक्षण किया गया। प्रत्येक मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के लिए स्वीकृति के भाग के रूप में हॉट टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। LBM-3 प्रक्षेपण यान मार्क 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से विकसित एक 3 चरणीय मध्यम उठान प्रक्षेपण यान है। इसरो के अनुसार यह परीक्षण विधि क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान स्वीकृति परीक्षण के लिए आवश्यक सेटअप समय और प्रयास को काफी कम कर देती है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से डिलीवरी में मदद मिलती है। तो एक और बड़ी सफलता की ओर इसरो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।